सोचो कैसा हो अगर आपकी फैमिली आपसे कुछ ही मीटर्स की दूरी पर रहती हो, लेकिन आप कई सालों से उनकी शक्ल तक ना देख पाए हो, क्योंकि आपके और उनके बीच में एक 13 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो जिसकी पहरेदारी के लिए 40,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स तैनात किए गए हो। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 1950s में ईस्ट जर्मनी के लोगों के साथ। दरअसल 1990s के पहले ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दो अलग अलग देश हुआ करते थे। ईस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, जबकि वेस्ट जर्मनी में यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का। यूएस की फाइनेंशियल एड और कैपिटलिस्ट पॉलिसीज के चलते वेस्ट जर्मनी धीरे धीरे इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा और वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ईस्ट के मुकाबले काफी अच्छा हो गया, जिस वजह से भारी मात्रा में लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी और ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में जाने लगे, जिस वजह से सोवियत यूनियन ने बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार बनवा दी ताकि ईस्ट के लोग वेस्ट में ना जा सके। कई लोगों ने वॉल को क्रॉस करके भागने की कोशिश की, जिनमें से कुछ कामयाब रहे, लेकिन बहुत से लोग मारे गए। तो आखिर कैसे बनी थी ये बर्लिन वॉल, ये वर्क कैसे करती थी और कैसे साल 1990 में इसको गिराया गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। Forces in the government that realized something had to be done. This was not sustainable. So lifting the travel ban was one way. तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी के हारने के बाद एलाइड पावर्स यानी कि यूएस, यूके, सोवियत यूनियन और फ्रांस ने पोट्सडैम एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने जर्मनी को आपस में 4 हिस्सों में बांट लिया। इसमें जर्मनी का ईस्टर्न साइड सोवियत यूनियन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और वेस्टर्न साइड को यूके, यूएस और फ्रांस ने आपस में डिवाइड कर लिया। अब जो जर्मनी की कैपिटल थी ना, बर्लिन, वो ईस्ट जर्मनी में सोवियत्स के हिस्से में थी, लेकिन क्योंकि बर्लिन एक मेजर सिटी थी और उसका पूरा कंट्रोल सोवियत को देना यूएस और यूके को ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने बर्लिन को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वेस्ट पार्ट को यूएस, यूके और फ्रांस ने आपस में बांट लिया और ईस्टर्न साइड बर्लिन सोवियत्स के कंट्रोल में चला गया। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन सोवियत्स इसके खिलाफ थे। इसीलिए बाकी ऑक्यूपाइड कंट्रीज की तरह सोवियत्स ने ईस्ट जर्मनी में भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया और 7 अक्टूबर 1949 को ईस्ट जर्मनी एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट बन गया, जिसको जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि जीडीआर भी कहा जाता था। दूसरी तरफ फ्रांस, यूएस और यूके ने अपने ऑक्यूपाइड एरिया को एक कंबाइन करके उसको एक अलग कंट्री बना दिया, जहां पर एक डेमोक्रेटिक और फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई और वेस्ट जर्मनी को यूएस के मार्शल प्लान में भी शामिल कर लिया गया, जो वेस्टर्न यूरोप को फाइनेंशियल एड देने के लिए भी बनाया गया था, जिसकी वजह से वेस्ट जर्मनी की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी तेजी से हुई, जबकि दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी में सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से लोगों की लिविंग कंडीशंस खराब होने लगी। वहां पर पॉवर्टी और रिप्रेशन बढ़ने लगा। ईस्ट जर्मनी में फूड और ट्रैवल प्राइसेस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से वर्कर्स का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया और उनका वर्क कोटा भी 10% बढ़ा दिया गया, यानी अब उन्हें वही सेम सैलरी के लिए 10% ज्यादा काम करना पड़ता था। और उनके साथ साथ बाकी सोवियत ऑक्यूपाइड कंट्रीज के लोग वेस्ट जर्मनी की ओर जाने लगे। 1950 में ईस्ट जर्मनी से 1.87 लाख लोग वेस्ट जर्मनी मूव हुए थे, 1951 में 1.65 लाख, 1952 में 1.82 लाख और 1953 में 3.31 लाख लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर चले गए थे। 1952 तक वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के बीच का जो बॉर्डर था उसको इजीली कोई भी क्रॉस कर सकता था, लेकिन जब इसी चीज का फायदा उठाकर ईस्ट जर्मन्स वेस्ट की तरफ बढ़ने लगे ना, तो जोसेफ स्टालिन ने ईस्ट जर्मनी का बॉर्डर क्लोज करवा दिया और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स पर एक बार्बर्ड वायर फेंस बना दी गई ताकि कोई भी उसको क्रॉस ना कर पाए। लेकिन तब बर्लिन में वेस्ट और ईस्ट के बीच कोई भी बॉर्डर नहीं था और वेस्ट बर्लिन से आप डायरेक्टली वेस्ट जर्मन जा सकते थे। इसके अलावा वेस्ट बर्लिन में भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ईस्ट बर्लिन से अच्छा था, इसीलिए अब लोगों ने ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन जाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसमें से वेस्ट जर्मनी चले गए और कुछ वेस्ट बर्लिन में ही बस गए। तब तक ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड के लोग इजीली दूसरी साइड पर ट्रैवल कर सकते थे। ईस्ट से वेस्ट में जो इमिग्रेंट्स जा रहे थे उनमें ज्यादातर लोग यंग और वर्किंग एज के थे और बहुत से फार्मर्स भी थे। 1961 तक करीब 3.5 मिलियन यानी 35 लाख लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी माइग्रेट हो चुके थे।
और ये ईस्ट जर्मनी की 20% पॉपुलेशन थी और इसके चलते वेस्ट जर्मनी को $17 बिलियन का नुकसान हो चुका था। अब सोवियत्स को समझ में आ गया कि उन्हें इस ब्रेन ड्रेन का कुछ करना होगा, नहीं तो ईस्ट जर्मनी कोलैप्स हो जाएगा। इससे पहले वो कुछ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ला चुके थे, लेकिन क्योंकि ईस्ट और वेस्ट बर्लिन आपस में सबवे और रोड से कनेक्टेड थे, ऐसे में कोई रेस्ट्रिक्शन वर्क नहीं करने वाली थी। इसीलिए फिर 12 अगस्त 1961 को वेस्ट जर्मनी के स्टेट काउंसिल चेयरमैन वाल्टर अल्ब्रिच ने वेस्ट बर्लिन के साथ बॉर्डर क्लोज करने और वहां पर एक वॉल बनाने के ऑर्डर पर साइन कर दिया और उसी रात ईस्ट जर्मनी की आर्मी और पुलिस ने मिलकर बॉर्डर बंद कर दिया। अगले दिन 13 अगस्त तक बॉर्डर पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था, रोड्स को बंद कर दिया गया और पूरे 156 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में बार्बर्ड वायर फेंसेस लगा दिए गए और इनको गार्ड करने के लिए कई सारे ट्रूप्स को भी निगरानी करने के लिए रख दिया गया। लेकिन कहीं कहीं पर इन बार्बर्ड वायर से जंप करके लोग बॉर्डर को क्रॉस कर सकते थे। अब 15 अगस्त के दिन एक जर्मन बॉर्डर गार्ड कॉनरेड स्क्यूमन ने वायर्स के ऊपर से जंप करके ही बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। इसीलिए केवल 4 दिन बाद ही यानी 17 अगस्त को ही यहाँ पर एक प्रॉपर कॉन्क्रीट वॉल बनाने का काम शुरू किया गया। कुछ बिल्डिंग्स और हाउसेस ऐसे थे जो बॉर्डर के बीच में बने हुए थे। अब शुरू में उन घरों की वेस्टर्न ओपनिंग को ब्रिक्स से ब्लॉक कर दिया गया था और बाद में जब उस घर के लोगों को रिलोकेट कर दिया गया तो उन घरों को भी तोड़ दिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोगों ने वॉल को क्रॉस करके एस्केप करने की कोशिश की। साल 1961 से 1989 के बीच करीब 1 लाख लोगों ने इस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश की थी, जिसमें से सिर्फ 5000 ही सक्सेसफुल रहे और 200 के करीब लोग वॉल क्रॉस करते हुए मारे गए। ज्यादातर को बॉर्डर गार्ड्स ने गोली मार दी, कुछ ने पकड़े जाने पर सुसाइड कर लिया और कुछ एस्केप के दौरान इंजर्ड होने की वजह से मारे गए। अब लोगों को एस्केप करने से रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी के गवर्नमेंट बर्लिन वॉल को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन लोग भी एस्केप करना बंद नहीं कर रहे थे। वो भी भागने के नए नए रास्ते निकाल लेते थे। बर्लिन वॉल को एस्केप करने की कई फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो साल 1961 से 1989 के बीच इस वॉल को 4 बार अपग्रेड किया गया था और जो इसका 4th वर्जन था ना, वो सबसे वेल नोन है। वॉल के इस फाइनल वर्जन को 1975 में $3.63 मिलियन में कंप्लीट किया गया था और इसको एस्केप करना लगभग नामुमकिन था। तो देखो, ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए आपको किस किस मुश्किल से गुजरना पड़ता था, वो जरा हम इस वीडियो से समझते हैं। दरअसल बर्लिन वॉल ना एक वॉल नहीं थी, ये कई सारे वॉल्स का एक ग्रुप था। ईस्ट साइड से आने पर सबसे पहले आपको एक कंक्रीट स्लैब से बनी एक वॉल दिखाई पड़ती, जिस पर चढ़ना इजी था और जो कोई भी इस वॉल के बारे में नहीं जानता था वो इजीली इस आउटर वॉल के ऊपर चढ़ के अंदर कूदने का प्लान बना सकता था। लेकिन इस वॉल के जस्ट आगे बिछे हुए थे स्टैलिन्स कारपेट। ये एक तरह की मैट्स थी जिनके ऊपर बड़े बड़े स्टील नीडल्स लगे हुए थे, यानी जो कोई भी ईस्ट साइड वाली वॉल से नीचे जंप करता ये नीडल्स उसके पैरों में घुस जाते। इसके बाद में एक सिंगल फेंस थी जो बार्बर्ड वायर से बनी हुई थी और उसके ऊपरी हिस्से में 3 वायर्स लगी हुई थी जो 45 डिग्री एंगल पर टिल्टेड थी और अगर किसी को इस फेंस को पार करना था तो उन वायर्स को पकड़ना ही पड़ता और जैसे ही कोई इस वायर को पकड़ता तुरंत ही एक अलार्म ट्रिगर हो जाता, जिससे फिर आपके नियर बाय वॉच टावर के गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते। हर वॉच टावर में 2 से 5 गार्ड्स रहते ही थे और वो भागने वालों पर फायर कर सकते थे, क्योंकि स्टेट की तरफ से इन गार्ड्स को ये राइट दिया गया था कि जैसे ही आपको कोई एस्केप करते हुए दिखे आप उसको शूट कर सकते हो, फिर चाहे उसके साथ कोई औरत या बच्चा ही क्यों ना हो। एनीवेज, मान लो आपने किसी भी तरह बिना अलार्म को एक्टिवेट किए सिग्नल फेंस को क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर टैंक ट्रैप्स लगे हुए थे। ये इसीलिए लगे हुए थे ताकि अगर कोई मिलिट्री टैंक या आर्म्ड व्हीकल्स की मदद से वॉल को तोड़कर क्रॉस करना चाहे तो ये टैंक ट्रैप्स उसको रोक दे। इसके बाद बीच में पूरा एम्प्टी स्पेस था जहां पर सोल्जर्स अपने ट्रेन्ड डॉग्स के साथ पेट्रोलिंग कर सकते थे। इसके आगे था वो एरिया जिसको डेथ स्ट्रिप कहा जाता था। ये वॉल के दोनों साइड में था, जहां पर बहुत सारी सैंड पड़ी हुई थी ताकि अगर कोई यहाँ से जाए तो उसके निशान यहाँ बन जाए और गार्ड्स को पता चल जाए कि किसी ने भागने की कोशिश की है। अब इसको डेथ स्ट्रिप इसीलिए कहा जाता था क्योंकि मिडिल में पेट्रोलिंग एरिया से लेकर डेथ स्ट्रिप के एंड तक छिपने के लिए कोई भी कवर नहीं था और जो लोग किसी तरह सिग्नल फेंस को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच भी जाते
तो उनको गार्ड्स अक्सर देख लिया करते थे और गोली मार दिया करते थे, क्योंकि इसके आगे जाना बहुत ही मुश्किल था। इस डेथ स्ट्रिप के आगे एक 13 फीट लंबी वॉल थी, जिसको क्रॉस करते ही आप वेस्ट जर्मनी में एंटर कर सकते थे। लेकिन ये वॉल बहुत ही स्मूथ कंक्रीट से बनी हुई थी और इसके ऊपर भी एबेस्टस कंक्रीट के पाइप्स बने हुए थे जो बहुत ही स्मूथ थे और जिन पर ग्रिप बनाना बहुत ही मुश्किल था। और इसीलिए जब तक कोई इस लंबी वॉल को क्रॉस करने की कोशिश भी करता, उतनी देर में वॉल गार्ड्स उसको देख लेते थे और गोली मार देते थे। तो बर्लिन वॉल के बनने के एक साल बाद 17 अगस्त 1962 को पीटर फेचर, एक 18 साल का लड़का, अपने दोस्त हेलमुट के साथ मिलकर वॉल से एस्केप करके वेस्ट जर्मनी में जाने की कोशिश करता है। तब वॉल इतनी एडवांस नहीं थी और वहां पर सिर्फ डेथ स्ट्रिप, पैरेलल फेंस और एक 6.5 फीट की वॉल थी, जिसके उस पार वेस्ट बर्लिन था। तो फेचर और उसका दोस्त वॉल के पास ही एक कारपेंटर के घर में घुस जाते हैं। वहां से वो सीधा जंप करके डेथ स्ट्रिप पर कूदते हैं और पैरेलल स्ट्रिप को पार करके फाइनल वॉल तक पहुंच जाते हैं। वो उस पर चढ़ ही रहे थे कि अचानक गार्ड्स उनको देख लेते हैं और वो फायर करना शुरू कर देते हैं। फेचर का दोस्त हेलमेट तो वॉल को क्रॉस कर लेता है, लेकिन फेचर के पीठ के नीचे पेल्विस में गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। दोनों साइड से बहुत से लोग इस चीज को देख रहे थे। पीटर के दर्द में कहराने के बावजूद गार्ड्स उसको कोई भी मेडिकल असिस्टेंस नहीं देते हैं और 1 घंटे बाद खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वुल्फगैंग एंजल्स ईस्ट जर्मनी आर्मी में एक कार मैकेनिक का काम करता था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेस्ट जर्मनी जाएंगे। उन्होंने इसके लिए एक आर्म्ड मिलिट्री व्हीकल का यूज किया जिसका नाम था BTR 152। वो 17 अप्रैल 1963 की शाम को मिलिट्री बेस से अपना आर्मर्ड व्हीकल लेकर निकले और रोड से होते हुए बर्लिन वॉल की तरफ बढ़ने लगे। उस टाइम पर अक्सर मिलिट्री व्हीकल्स रोड से गुजरती थी, इसलिए पुलिस ने एंजल्स को नहीं रोका और उन्होंने बाकी ट्रैफिक को रोक के एंजल्स को जाने दिया। एंजल्स ने रास्ते में एक यंग लोगों के ग्रुप से कहा कि मैं वेस्ट बर्लिन जा रहा हूँ, कोई आना चाहेगा? हालांकि उन यंगस्टर्स ने मना कर दिया। एंजल्स अपनी BTR 152 को सीधा लेकर गए और बर्लिन वॉल में जाकर लगा दिया। उनको लगा था कि वॉल पूरी तरह से टूट जाएगी, लेकिन वॉल नहीं टूटी। एंजल्स जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले और वॉल के ऊपर चढ़ने लगे। इतने में गार्ड्स वहां पर पहुंच गए और उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। वॉल के ऊपर में लगे वायर में उलझने की वजह से एंजल्स को 2 गोलियां लगी, लेकिन उन्हें जल्दी वेस्ट साइड से एक आदमी ने खींच लिया। एंजल्स को हॉस्पिटल ले जाया गया और काफी इंजर्ड होने के बाद भी एंजल्स की जान बच गई। इसके बाद वो वेस्ट बर्लिन में ही रहने लगे और एक हिस्ट्री टीचर की तरह काम करने लगे। अब इसी तरह की कई एस्केप स्टोरीज है जिसमें लोगों ने टनल बनाकर हॉट एयर बलून के जरिए स्प्री रिवर को स्विम करके वेस्ट जर्मनी में एस्केप किया था। उनको भी आप जाकर इंटरनेट पर पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना कुछ अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब ये वॉल आखिर टूटी कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। तो 19 अगस्त 1989 में हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने बॉर्डर ओपन कर दिया। अब हंगरी में सोवियत का इन्फ्लुएंस था और ऑस्ट्रिया में वेस्टर्न पावर्स का, इसलिए हंगरी का ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर ओपन करना सोवियत के लिए एक मेजर ब्लो था। यही से ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म का डाउनफॉल शुरू हो गया था। सितंबर में 13,000 ईस्ट जर्मन्स पहले हंगरी और फिर वहां से ऑस्ट्रिया पहुंच गए और क्योंकि ऑस्ट्रिया वेस्टर्न पावर्स के साथ था, इसलिए वहां से वो वेस्ट जर्मनी जा सकते थे। लेकिन इसके बाद हंगेरियंस ने और ईस्ट जर्मन्स को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक दिया और जो लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए वो मास डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। ईस्ट जर्मनी में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा, जिसकी वजह से आखिर में 9 नवंबर को ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने लोगों को ईस्ट से वेस्ट जाने की परमिशन दे दी। हालांकि बॉर्डर्स 10 नवंबर को ओपन होने थे, लेकिन ईस्ट बर्लिन के स्पोक पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनजाने में कह दिया कि अभी से इमीडिएटली वेस्ट बर्लिन के बॉर्डर्स ओपन कर दिए गए हैं, जिस वजह से उसी रात हजारों लोगों की भीड़ बर्लिन वॉल के पास जमा हो गई। अब गार्ड्स को ये इन्फॉर्मेशन थी कि नई रेगुलेशंस कल से स्टार्ट होने हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने उसी रात को गेट ओपन कर दिया। वेस्ट साइड से पहले ही लोग फ्लावर्स लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ईस्ट और वेस्ट के लोग एक दूसरे से मिले और फिर कुछ यंगस्टर्स बर्लिन वॉल पर चढ़ गए और उसी रात को वो वॉल तोड़ दी गई और साल 1994 में उसका डिमोलिशन कंप्लीट हो गया। इसके एक साल बाद 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी भी आपस में यूनाइट हो गए और आज जो जर्मनी है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये था दोस्तों बर्लिन वॉल की पूरी स्टोरी कि कैसे उसे बनाया गया और कैसे उसे गिराया गया।
यहाँ से हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि बाहरी देशों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपके देश का अंत होना तो तय है। क्योंकि देखो, आपस में हम एक देश में एक साथ मिलकर रहेंगे तो ही हमारा देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहेगा। लेकिन देखो, कुछ बाहरी ताकतें ऐसी भी होती है जो बाहर से बहुत सारे इंडेक्सेस, बहुत तरह तरह के रिपोर्ट्स बना करके आपको डराने की कोशिश करती है। और जब आप ऐसे रिपोर्ट्स को देख करके आपस में बहस करना स्टार्ट करते हो तो आपके अपनी एकता की ताकत कम होती है। नाउ आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना कि आखिर कैसे हमारे भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो एक टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका अंत कर दिया गया। आखिर क्यों उसे जला दिया गया और आखिर क्यों वो दुनिया का सबसे महान यूनिवर्सिटी हुआ करता था। इस पूरे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।